ओके, स्टार्टिंग विद बायोमोलिक्यूल्स। आप लोग का बेसिक तो इसका है ही है, बट लेट्स डिसाइड। थोड़ा सा देखते हैं इसमें और क्या है। इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है आपका? बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, द स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द इंटायर, जो भी हमारे पास लिविंग बॉडी है, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। इन एडिशन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन, ये सारा कुछ। तो इसमें हम वही जो लाइफ से रिलेटेड ना, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए कंपाउंड्स हैं, या लाइफ को जो कंटिन्यू करते हैं, ये सारी चीजों से रिलेटेड उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। उन सब में सबसे सिंपलेस्ट, जो सबसे आसान चीज है, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। बस दो ही है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। मैं चाहता हूँ आप लोग तब तक ये वाला पेज एक बार रीड करो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। चलो जी, तो आपके पास क्या है? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? तो अगर आप इधर देखो, तो सबसे पहले जो लोगों ने डेफिनेशन दी कार्बोहाइड्रेट की, वो था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये बहुत ही सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन दिया है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब जो कार्बन है और उसके साथ कुछ वाटर अटैच्ड है। CxH2O। लोगों ने बोला बढ़िया है यार, इसी नाम पे बेस्ड कार्बोहाइड्रेट पड़ गया, कार्बोहाइड्रेट। पर इसकी प्रॉब्लम थी, इसकी दो प्रॉब्लम थी। इसकी पहली प्रॉब्लम ये थी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले को तो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे थे, पर कार्बोहाइड्रेट थे। जैसे कि रैमनोज के बारे में बात किया गया यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि कुछ चीजें कार्बोहाइड्रेट तो थी, पर वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रही थी। क्या ये बात समझ में आया? कुछ चीजें कार्बोहाइड्रेट थी, बट इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रही थी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? कुछ चीजें कैसी थी? कुछ चीजें इस फॉर्मूले को फॉलो तो कर रही थी, जैसे कि एसिटिक एसिड। देखना, CH3COH का अगर फॉर्मूला देखो, ये आ जाएगा C2H2O होल ट्वाइस। पर ये तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, पर ये तो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो एसिटिक एसिड है। तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गया और लोगों को आइडेंटिफाई हुआ कि भाई ये एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है, एंड वी नीड टू वर्क अपॉन इट। हमें कुछ तो इसका और करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखना शुरू किया, तो पहले क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, एक्सेट्रा. Most of them have a general formula CxH2OY and were considered as hydrates of carbon, from which the name carbohydrate was derived. For example, the molecular formula of glucose fits in the general formula C6H2O whole 6. But all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrate. For example, acetic acid fits into the general formula but is not a carbohydrate. Similarly, rhamnose is a carbohydrate but does not fit in this definition. क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक जरा सा भी?
क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक, जरा सा भी? क्लियर? सर रेमनोस हमने डिसाइड कैसे किया कि कार्बोहाइड्रेट है? हम्म। कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है ना कार्बोहाइड्रेट की, यही प्रॉपर्टी नहीं होती ना सिर्फ कि ये फॉर्मूला में कार्बोहाइड्रेट इज कार्बन और OH होने चाहिए उसके साथ, और भी चीजें है ना, देर आर सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो ऐसा है। तो बाकी प्रॉपर्टी से डिसाइड किया हमने। ओके। ओके सर। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास है केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो नया डेफिनेशन है वो नया डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। नया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला ऑप्टिकली एक्टिव के बाद, उन्होंने बोला ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो पॉइंट है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, ये या तो ये यूनिट होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज होती है या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन हो, या तो वो वैसी यूनिट प्रोड्यूस करे जब उसको पानी में डाला जाए तो। जैसे कि सुक्रोज के साथ देख लो आप, C12H22O11 है, आप इसे पानी में डालोगे तो ये ग्लूकोज C6H12O6 एंड C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर जाता है। ये दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन है एंड ऑप्टिकली एक्टिव भी है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसके हाइड्रोलिसिस से हमें ये वाली यूनिट्स मिल गई, या तो खुद हाइड्रोलिसिस से मिले या तो खुद ही वो चीजों, उनको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। एक बार फिर से देखें, इसमें द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन और द कंपाउंड्स which produce such units on hydrolysis. Some of the carbohydrates which are sweet in taste are called sugars. क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठे होते हैं उनको शुगर भी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम इज सुक्रोज, whereas the sugar present in milk is known as lactose. Carbohydrates are also called saccharides. Saccharine means sugar, because of their sweet taste उनको हम ये भी बोलते हैं saccharides। क्या सैकराइड वाली बात तक, क्या ये वाला पेज सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? आई डोंट थिंक इसमें कुछ खास डाउट आया होगा। तीन बातें रह गई कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला CxH2O, उसमें कुछ थे नहीं और उस फॉर्मूले में आ रहे थे, जैसे एसिटिक एसिड। कुछ थे पर उस फॉर्मूले में आ नहीं रहे थे, जैसे कि रैमनोज। फिर हमने नई डेफिनेशन बनाई, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, या तो वो ऐसे यूनिट्स दे ऑन हाइड्रोलिसिस, उनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर अपने कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, देयरफॉर दे आर नोन एज शुगर्स, और हम उसे ग्रीक में सैक्रॉन कहते हैं, इसलिए इसलिए उनको सैक्राइड्स भी बोला जाता है। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। बहुत ही सिंपल सी बात है, वो कह रहे कि जब आप पानी में डालते हो और हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस इज पानी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, तो हम उनको किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? We can broadly divide into three categories. कौन सी three categories? You have monosaccharide, you have disaccharide, you have डाई वाले में जो होता है उसको ऑलिगोसैक्राइड बोलते हैं, ऑलिगोसैक्राइड, और लास्ट क्या होता है, पॉलीसैक्राइड। ठीक है, तीन टाइप, मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। तो मोनोसैक्राइड में अगर आप जाओगे, a carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide। ठीक है, क्या है, वो ये बोल रहे हैं कि ये सबसे छोटे यूनिट्स हैं, ये सबसे छोटे यूनिट्स हैं। आ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड अ मोनोसैक्राइड। About 20 monosaccharides are known to occur in nature. Some common examples are glucose, fructose, ribose, galactose, ये सारे कुछ एक्सेट्रा। ठीक है, मोनोसैक्राइड क्या समझ में आया सबको? मोनोसैक्राइड क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट दैट, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है ना समझ में? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस, साक्षी क्लियर है? यस सर। ठीक है,
ओके, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव, मतलब ये इसके ज्यादा नहीं कर पाएंगे, सिंपलेस्ट होते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑलिगोसैक्राइड्स। तो ऑलिगोसैक्राइड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे कैन बी डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, है ना, ऐसे करके टेट्रासैक्राइड। इनमें क्या होता है, अगर आप देखोगे तो दे यील्ड 2 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स, 2 to 10 तक, इनको ऑलिगोसैक्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज डाइसैक्राइड्स, ट्राइसैक्राइड्स, टेट्रासैक्राइड्स, इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन कि कितने वो मोनोसैक्राइड रिलीज करते हैं। जैसे डाइसैक्राइड का बहुत अच्छा एग्जांपल क्या होगा, डाइसैक्राइड का आपका एग्जांपल यहाँ पर एक ग्लूकोज हो सकता है, वो ग्लूकोज कह रहा, सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है। आई डोंट नो आपको माल्टोज पता है कि नहीं। अभी ग्लूकोज तो आपको पता है। ग्लूकोज को अगर आप पानी में डालोगे तो, अरे ग्लूकोज कह रहा है यार बार बार, सुक्रोज ना, सुक्रोज को अगर आप पानी में डालोगे तो ये ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ डाइसैक्राइड, कि इसको पानी में डाला और 2 यूनिट मिले। क्या ये बात समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैक्राइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाई, ट्राई, टेट्रा. Depending upon the number of monosaccharide, they depend on hydrolysis. Among these, the most common disaccharides, the two monosaccharides. यहाँ तक समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ। यहाँ तक दे आर प्रोवाइडेड ऑन हाइड्रोलिसिस। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर एक और चीज है, डायसैक्राइड में बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, हो सकता है जो 2 यूनिट हो वो सेम हो सकता है जो 2 यूनिट हो वो डिफरेंट हो। अगर 2 यूनिट डिफरेंट है तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और सेम के लिए उन्होंने क्या बताया, माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज ओनली। तो 2 ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आया कि नहीं? एक बार ऑलिगोसैक्राइड्स तक प्लीज चेक एंड टेल, लेट्स मूव अहेड उसके बाद। क्लियर सर। क्लियर? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस मोनोसैक्राइड थिंग। ठीक है, व्हाट आर मोनोसैक्राइड्स, मोनो कह रहा हूँ, पॉलीसैक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसैक्राइड्स, की जो बहुत सारे देते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, एक्सेट्रा। पॉलीसैक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। पॉलीसैक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। ठीक, द कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको 2 मेजर कैटेगरी में डाला गया है, एक है रिड्यूसिंग, एक है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग वाले में कौन से होंगे, जो फेलिंग्स और सोल्यूशन के, फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। जो नहीं करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ ही रहा है। ठीक, ऑल मोनोसैक्राइड्स वेदर अल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। वो कह रहे हैं जितने भी मोनोसैक्राइड्स हैं, जितने भी, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो अल्डिहाइड हो, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। ये मजेदार बात है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेदर अल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक, आ जाओ जी, इसमें देखते हैं। मोनोसैक्राइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। पहली चीज क्या है, बेसिस ऑफ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, कि कार्बन एटम्स कौन से प्रेजेंट है। इफ अ मोनोसैक्राइड कंटेन्स aldehyde group it is known as aldose, and if it is contained as a keto group it is known as ketose। कि अगर अल्डिहाइड होगा तो अल्डोज और कीटोन होगा तो कीटोस। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मोनोसैक्राइड इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द नेम एज एविडेंट। आज इधर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो ट्रायोज, इधर टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्सोस, हेप्टोज। यहाँ का नाम क्या हो जाएगा, अल्डो ट्रायोज, अल्डो टेट्रोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोस, अल्डो हेप्टोज। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलो जी, यहाँ तक आपका काम है इस पेज को रीड करने का। मैं तब तक इसका चार्जर लगा रहा हूँ, गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, आपने यहाँ तक पूरा रीड करना, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप निकालें, इतना मेहनत करें। ठीक है, और ग्लूकोज के बारे में फिर पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं।
चलो जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ripe ripe grapes also contains glucose in large amounts. It is prepared as follows. सबसे पहला वाला तरीका क्या है? फ्रॉम केन शुगर, फ्रॉम सुक्रोज, जिसको केन शुगर भी बोलते हैं। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कंटेन्ड इन इक्वल अमाउंट, ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स। ये आपका नॉर्मल तरीका हो गया। फ्रॉम स्टार्च, अगर स्टार्च और सेलुलोज को पानी में लोगे तो आपके पास ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च by boiling it with dilute H2SO4 और 393 केल्विन अंडर प्रेशर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहाँ तक क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये आपने थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फ्रॉम सुक्रोज, फ्रॉम स्टार्च। ओके, चलें आगे। यस सर। चलो जी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आ जाओ इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोज एंड इट इज नोन एज डेक्सट्रोज। ठीक है, इट इज अ मोनोमर ऑफ मेनी of the larger carbohydrates, namely starch, cellulose. It is probably the most abundant organic compound on Earth. It was assigned the structure given below on the basis of the following evidence. आज जी शुरू करते हैं यहाँ से समझना। आज हमें ना बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ कि इनका अगर पहले चैप्टर से परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन करके एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, तो आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज C6H12O6। ये तो निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमें देखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अगर आप इसको HI रेड पी के साथ रिडक्शन कर दो। HI रेड पी वाला रिडक्शन, यहाँ पर एनसीईआरटी में सिर्फ HI लिखा हुआ है। ठीक है, HI के साथ जो रिडक्शन होता है बहुत ही खतरनाक, कि जितना भी और OH होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, सब कुछ हटा देता है वो। ठीक है, एस्टर, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, आपका अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, वो सब कुछ रिड्यूस कर देगा, सब जगह हाइड्रोजन लगा देगा। एंड जैसे ही उन्होंने ये रिएक्शन किया, आपको मिला CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH2 एंड CH3। दिस मीन्स कि हमारे पास जो इस ग्लूकोस है, इस ग्लूकोस में एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या चीज है? दैट इज कि ये ग्लूकोस आपका 6 कार्बन से बना हुआ है, और वो कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है। तभी तो वो रिडक्शन करने के बाद हमें स्ट्रेट चेन मिल रहा है। इसका मतलब सारे के सारे कार्बन एक लाइन से अटैच रहे होंगे, कोई ब्रांचिंग वाली बात नहीं है। क्या पहला पॉइंट समझ में आया? वापस देखना। इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आ गया। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI, इट गिव्स एन हेक्सेन सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? ये क्लियर हुआ? स्ट्रेट चेन वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। बोलो, नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। आ गया, ओके। नम्रता, आ गया? यस सर। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है कि उन्होंने कैसे चेक किया? उन्होंने चेक किया क्या इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? कार्बोनिल, CO ग्रुप। अगर CO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए आपके पास क्या है? एक HCN एंड NH2OH, इन दोनों के साथ रिएक्शन कराते हैं। और इन दोनों के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, और अगर गलती से C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कर देता है? ये साइनोहाइड्रिन बना लेता है, ये OHCN बना लेता है। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। और या फिर ये ना इसके साथ जुड़ जाता है और ये बनाता है C डबल बॉन्ड O H2NOH। ठीक है, C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। अगर ये दोनों रिएक्शन हो रही हैं, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप।
कि या तो यहाँ पर अल्डिहाइड होगा या तो यहाँ पर कीटोन होगा, ये वाली बात पता चल जाती है। चलो जी, इसमें देखना आपके पास क्या है। नेक्स्ट है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन इज दिस to form oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrate। ये देखो इन दोनों के साथ है। These reactions confirm the presence of CO group in glucose। क्या CO ग्रुप वाली बात समझ में आई थर्ड वाले में? क्या CO ग्रुप वाली बात समझ में आई 1 2 3 में यहाँ तक? यस सर। यस। चलो जी, फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये पता लगा लिया, तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है? फोर्थ वाला ये चीज कह रहा है कि अगर हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माइल्ड वाले अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। माइल्ड वालों का ये काम होता है। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, दैट इज Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन्होंने क्या देखा कि जो CHO वाला पार्ट है, अब वापस है कि सर उनको कैसे पता चला? अगेन CHO को चेक करने के अलग तरीके हैं। ठीक है, जो CHO वाला पार्ट है वो COH में चला गया, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक CHO प्रेजेंट है, और एक और चीज, जो CO ग्रुप है, जो CO ग्रुप है जो कि अल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी हो सकता था, वो अल्डिहाइड कंफर्म हो गया। कैसे? क्योंकि अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक में, कीटोन नहीं करता। कीटोन का तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग वाले भी नहीं करते, स्ट्रॉन्ग वाले इन वेरी वेरी हाई और ड्रास्टिक कंडीशंस वो काम किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। दिस इंडिकेट्स दैट कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन अल्डिहाइड ग्रुप। देखा आपको? ये तुम्हारे पास ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास क्या, ये बहुत ही मजेदार रिएक्शन, और इस पे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर ये, इस पे फिफ्थ वाले पॉइंट की बात करते हैं। आ जाओ सारे लोग नोटिस करो। ठीक है, आ जाओ फिफ्थ वाले पार्ट पे देखते हैं। अगर आप इसमें देखो, दिस इज नोन एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिटाइलेशन रिएक्शन, ये हमने उसमें भी किया था, दैट इज अमीन। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से आपके पास है RCOCl, या फिर आपके पास है RC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड। इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, उसको असाइल बोलते हैं। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपने क्या ले लिया, आपके पास कोई OH ग्रुप है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। ये लोन पेयर इस पे अटैक करते हैं और HCl रिमूव हो जाता है, और ये बनता है RC डबल बॉन्ड O, और ऐसे जुड़ जाता है माइनस HCl की, HCl हट गया। यहाँ पर भी आपके पास क्या है? अगेन अगर आपके पास अल्कोहल ग्रुप है, तो ये लोन पेयर जाके इधर अटैक किया, और वापस से क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड O, एंड RCOOH, ये इस तरीके से अलग हो जाता है। क्या बात समझ में? ये इस तरीके से। यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो ये रिएक्शन किसके साथ होता है? या तो ये रिएक्शन अमीन्स के साथ होता है, ठीक है, या तो रिएक्शन ये अल्कोहल के OH के साथ होता है। और ये रिएक्शन ना बहुत ही बढ़िया है ये पता लगाने के लिए कि कितने OH होंगे, कितने OH होंगे, ये वाली बात को पता लगाने का बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका। ठीक है, अगर ये वाले OH को निकालने का बेस्ट तरीका है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास क्या हुआ, देखना कितने, जितने मोल आपके पास ये खर्च होंगे, हमें उतने मोल OH पता चल जाएंगे। देखो 1:1 का रेशियो ना, अगर एक असाइल हलाइड खर्च हो रहा है, ये एक खर्च हो रहा है, इसका मतलब एक ही OH पे जाके लगा होगा। ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH। 5 बार ऐसा हो रहा है,
सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड 5 OH शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन्स। वो कह रहा है कि ये बहुत ही स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक ऐसे करके जुड़ा होगा, ऐसे करके। आई बात समझ? तो 5 डिफरेंट कार्बन पे OH जुड़े होंगे तभी ये चीज टिक पा रही है, वरना आपको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH या 3 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकल जाता है। क्या ये वाला रिएक्शन समझ में आया? फिफ्थ वाला एक बार चेक कर लो आप। जितने OH होते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जितने OH होते हैं उतने एसिटिक एनहाइड्राइड खर्च होते हैं, उतने। क्या ये बात समझ में आई फिफ्थ वाला? यस सर। पक्का? चलें आगे। पहले एक बार ये यस वाला सर। पेज आप रीड कर लो, जल्दी से एक बार ये वाला पेज रीड कर लो, फिर आगे चलें। सर मुझे एक बात पूछनी थी। बिल्कुल पूछो। सर केमिस्ट्री में जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, उसमें हमें पता तो है रिएजेंट हमने क्या लिया है, हम्म। रिएक्टेंट या जो भी है। फिर सर प्रोडक्ट का कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? मतलब किसी ने पहली पहली बार अगर करी होगी कोई रिएक्शन, तो अच्छा उसको कैसे पता लगा होगा कि ये क्या चीज निकली है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो बच्चे उसके लिए आइडेंटिफिकेशन वाले टेस्ट होते हैं ना। वो बार बार देखो, बड़ा सा सोल्यूशन निकाल लिया, ऐसे बन गया ये, उसमें से छोटा छोटा ड्रॉप्स ले लिया ड्रॉपर से, फिर उसमें अलग अलग टेस्ट करते रहे। कीटोन का टेस्ट किया, अल्डिहाइड का टेस्ट किया, कार्बोक्सिलिक का टेस्ट किया। ये सारे टेस्ट करने पड़ जाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है। कार्बोहाइड्रेट के अलग टेस्ट हैं, इसके अलग टेस्ट हैं। आपने सुने होंगे, है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट्स के भी कुछ टेस्ट होते हैं। तो ये सब टेस्टिंग कर करके हमें पता लगाना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो सर इतनी रिएक्शन है एक चैप्टर में, हाँ, और क्या तो इतने सबके तो। टेस्ट। तो आपके लिए तो ये एक चैप्टर है, किसी के लिए वो एक रिएक्शन उसकी जिंदगी भर का काम है, और क्या। है ना? अब एल्डोहल और कैनिजरो की बात करो तो कैनिजरो का तो लाइफ टाइम का वो अचीवमेंट है ना, कैनिजरो रिएक्शन। यस सर। है ना? हेबर्स प्रोसेस हम ऐसे ही बोल देते हैं, वो तो एक इंसान की पूरी जिंदगी लग गई उसमें। तो ओके। जैसे किसी में हमें पता लगाना है कि हम्म। ये वाला फंक्शनल ग्रुप है या इतने कार्बन है, उसके लिए भी टेस्ट होते हैं? हाँ, जैसे देखो हम ये लगातार यही तो कर रहे हैं, आप देख रहे हो। अभी भी हम ये सारे टेस्ट के बाद लास्ट में लिखा हुआ है कि इसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट है जिससे हमें फाइनलाइज हुआ कि कौन सा वाला क्या है। तो हमें सारे टेस्ट ही कर करके करना पड़ेगा, क्योंकि उस माइक्रो लेवल पे तो हम जो चीज डाल रहे हैं हमें दिख तो रहा नहीं है। तो वो टेस्ट ही हमारी आंखें हैं, वो टेस्ट ही हमें बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ जाते हैं और कई बार करने पड़ जाते हैं। यस सर। ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे आ जाते हैं। 6 पार्ट में क्या है आपके पास? ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। देखो, हमारा नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन का हमें ये पता चला, नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन का हमें ये पता चला, देयर इज ऑल्सो अ प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट। नाइट्रिक एसिड की खास बात है, वो प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सैक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज, इसका ऑक्सीडेशन किया, ये बन गया यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर आपने ग्लूकोनिक एसिड लिया, उसका भी HNO3 के साथ डाला, तो भी यही बनेगा सैक्रिक एसिड। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ठीक। द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट। यहाँ पर ये तो तुम्हारे पास पूरी 6 की 6 रिएक्शन हो गई, इनमें से कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, HNO3 क्या कर रहा है? HNO3 प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है COH में। Br2 वाटर क्या करता है? CHO को ऑक्सीडाइज कर रहा है COH में। देन आपका एसिटाइलेशन या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? वो आपका OH को आइडेंटिफाई करने के लिए। HI क्या कर रहा है? फुल रिडक्शन करके ये बता रहा है, सारा O वाला पोर्शन हटा देगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। हमें ये पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन जुड़े हुए थे। ये वाले से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर CO ग्रुप है। तो हर एक रिएक्शन का अपना एक पूरा इंपॉर्टेंस है।
चलो जी, नेक्स्ट देखना, हमारी ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि स्पेस में कैसे अरेंज्ड है, वो सारी बातें फिशर ने बताई थी, ड्यू टू कह रहा हूँ कि बाय सम अलग अलग प्रोसेसेस कि उसने अपने कुछ तामझाम किए, पूरा रिएक्शंस किया, तब पता चला। अभी हम आगे चलेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स या बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में देर इज a configuration known as D and L configuration, capital D and capital L configuration, and this is different from आपका स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। स्मॉल डी और स्मॉल एल तो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाला। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये डी और ये एल, ये आपका, इट टेल्स अस अबाउट इट टेल्स अस अबाउट position of OH on second last या last optically active कार्बन। जैसे ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। दिस इज CHO, ठीक है, ये OH, HOH, OH, OH एंड CH2OH। अब बात है सर मुझे कैसे याद रहेगा, मुझे कैसे याद रहेगा कि ये वाला ही होता है। तो एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई थी, दैट इज, अब वो नहीं, आपको 3 स्टेप अप, ठीक है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा 3 स्टेप अप क्या है, बट मैं ये 3 स्टेप का मतलब क्या है कि थर्ड वाले पे कुछ गड़बड़ है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो थर्ड वाले पे उल्टा है। ठीक है, तो 3 कार्बन पे उल्टा है, अब ये 3 स्टेप अप आगे भी इस्तेमाल है, थर्ड कार्बन पे उल्टा है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? फिशर प्रोजेक्शन से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, कितने कायरल कार्बन है आपके पास, देखो 1, 2, 3, 4, इस स्ट्रक्चर से तो 4 दिखते हैं, आगे देखोगे तो आपको और भी दिखेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर 4 अभी दिख रहे हैं आपको, पर ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक और तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, फिर अभी हम देखते हैं। पहले आप ये बताओ, क्या ये चीज समझ में आई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आज एक नई चीज समझते हैं, वन थिंग इज नोन एज एपीमर। ये आपको आगे ये नहीं मिलेगा ज्यादा, बट एपीमर के बारे में समझते हैं। अगर आप देखो ग्लूकोज के साथ देखो, तो ग्लूकोज इज CHO, है ना, यहाँ पर OH है, H है, H है, OH है। अगर मान लो मैंने इसको OH है H कर दिया और इसको OH कर दिया, अब बात है कि देखो सर आपने तो कुछ खास चेंज किया ही नहीं, और बिल्कुल सही बात है, मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया। अगर आप देखो, मैंने सिर्फ एक OH की पोजीशन को बदल दिया। देख रहे हैं आपको इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट है। ये इनैंशियोमर नहीं है, ये मिरर इमेजेस नहीं है। आ रही बात समझ में? आप डाइस्टीरियोमर्स इनको बोल सकते हो, डाइस्टीरियोमर्स याद है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेजेस, उनको बोलते थे डाइस्टीरियोमर्स। पर कार्बोहाइड्रेट में एक और अच्छा शब्द है, एपीमर। जब कुछ डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक OH का डिफरेंस हो, सिर्फ एक OH का डिफरेंस हो, तब इनको हम आपस में क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं। क्या एपीमर समझ में आया कि नहीं आया? यस ठीक है, सर। एपीमर समझ में आ गया? पक्का से एपीमर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। सर एक बार और बताना। बिल्कुल बता देता हूँ। एक छोटा सा, एक मिनट। चलो जी, हम क्या बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था बच्चे, इन दोनों में अगर आप नोटिस करो, तो यहाँ पर फोर्थ वाले कार्बन पे अगर आप देखो, तो ये जो OH है वो इधर है और H इधर है, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। और कोई डिफरेंस नहीं, ऐसी चीजों को एपीमर बोला जाता है।
ऐसी ओके। चीज, ठीक है, ऐसी चीजों को एपीमर बोला जाता है। चलो जी शुरू करें। एपीमर वाली बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब देखना आपके पास नेक्स्ट चीज क्या है। अभी हमने ये नहीं बात किया एपीमर वाली। एपीमर वाली बात तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? आया ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखें यहाँ पर, अभी हमने डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या होता है, अगर आप सेकेंड लास्ट ऑप्टिकली एक्टिव का सेकेंड लास्ट कार्बन जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है उसको देखोगे, इसके लास्ट वाले पोर्शन को, लास्ट वाला नीचे से आप इतने वाले पोर्शन को देखोगे, अगर इस पोर्शन में जो ओ OH है वो अगर राइट हैंड साइड है तो इसको डी आइसोमर बोलते हैं। ठीक है। और अगर तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब यही वाला कंपाउंड यहाँ पर ओ OH और H होता एंड CH2OH होता, तो यहाँ पर ये जो ओ OH है ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको एल आइसोमर बोलते हैं। क्या डी और एल समझ में आया? बात है सर डी और एल क्या है? तो हम इसको ग्लिसर अल्डिहाइड के साथ कंपेयर करते हैं, CH2OH एंड CH2OH, इसको ग्लिसर अल्डिहाइड बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है ये कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन आता है काम। ग्लूकॉन डी आपने सुना होगा, ग्लूकॉन डी सुना है कि नहीं सुना? ग्लूकॉन डी तो उसमें कैपिटल डी है, वो कैपिटल डी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नहीं है, वो आपका बस बता रहा है कि ओ OH की पोजीशन क्या है, ओ OH इस तरफ है या इस तरफ है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ? यस सर। ठीक है। और इसको कंपेयर किसके साथ करते हैं हम? ग्लिसर अल्डिहाइड के साथ, कि ग्लिसर अल्डिहाइड में ऐसे होता है, अगर ये है तो इसको डी आइसोमर बोलेंगे और अगर ये है तो इसको एल आइसोमर बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये कैपिटल डी कैपिटल एल वाला है। आ जाओ जी देखना, यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है। देखना आपके पास क्या है, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। देखो ये इन दोनों, इन तीनों का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर वही चीज है, कुछ नया नहीं है। देखना, इस वाले में इसको COH कर दिया, देखा? फिर उस वाले में ऊपर नीचे को COH कर दिया, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक बार चेक कर लो यहाँ तक। ठीक है। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी ग्लूकोज, डी बिफोर द नेम रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइट को कैसे करेगा। It should be remembered that capital D and L have no relation with optical activity of the compound. Important कि इसका capital D और capital L का कोई relation नहीं है. They are also not related to letter D and L. The meaning of capital D and L notations is as follows. वो समझा रहे कि D और L क्या है. The letter D and L before the name of compound indicate the relative configuration of the particular stereoisomer of compound with respect to the configuration of some other compound. वो कह रहा है कि ये वाला configuration किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, किसी के साथ कंपेयर करके बोला जाता है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच इज नोन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑलरेडी पता होती है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस इज रेफर टू द रिलेशन विद द पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ देखते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन वन एसिमेट्रिक कार्बन, बीच वाला कार्बन दिखा, एग्जिस्ट इन टू इनैंशोमेरिक फॉर्म्स। इनैंशोमेरिक फॉर्म कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कैसे पता? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दिख रही होंगी आपको। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये रहा तो देखना, प्लस आइसोमर हैज डी कॉन्फ़िगरेशन, इट मींस व्हेन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज रिटन on paper having specific conventions which will study in higher classes, you are not going to study in higher classes. The OH group lies on the right hand side in the structure. देखा, ये वाला जो है आपके पास, इसको बोलते हैं कैपिटल डी, और जब लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एल। ऑल दीज कंपाउंड विच आर केमिकली कोरिलेटेड टू डी इज सेड टू बी डी कॉन्फ़िगरेशन, वेयर एज दोज विच आर कोरिलेटेड टू एल, ठीक है, हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। द एल आइसोमर हैज OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर। कुछ नहीं यार, बहुत ही सिंपल, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने बस बताए पूरे पेज में आपको क्या समझा। उन्होंने बोला देखो, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल अलग होता है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल अलग होता है। ये डी और एल क्या आता है? ये डी और एल किसी कंपाउंड के साथ रिलेशन में, कि हमने इसको मान लिया और हमने देखा कि इसमें जो सेकेंड लास्ट कार्बन है अगर वो राइट पे है तो कैपिटल डी, और अगर लेफ्ट पे है तो कैपिटल एल, ये हमने मान लिया है। क्या ये बात समझ में आया?
ठीक है, तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव आइसोमर ग्लिसरॉल हैज डी कन्फिगरेशन, इट मींस दैट व्हेन इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज रिटन ऑन पेपर फॉलोइंग स्पेसिफिक कन्वेंशंस। अरे यार ये सब तो वापस पढ़ रहे हैं, क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया, क्लियर हुआ मैं क्या बताया? यस सर। पक्का? Yes, sir. चलो नम्रता, क्लियर हो गया? यस सर। पक्का सही से बताओ यार। सर हाँ। आगे चलो, ठीक है। ठीक है, देखना, द कन्फिग्रेशन मोनोसैकेराइड, इट इज द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन विच इज कंपेयर्ड, वो यही कह रहा है कि देखो लोएस्ट वाला कंपेयर करते हैं। इन ग्लूकोज OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर इसको डी कन्फिग्रेशन, अदर एसिमेट्रिक कार्बन आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस कंपैरिजन। वो कह रहा है कि सिर्फ लास्ट वाला देखा जाता है। ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल इज रिटेन द सेम वे, द मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन एट द टॉप। इस तरीके से दोनों को सेम रख के, जैसे ये लिखा है वैसे उस तरह लिखो, और इसमें राइट हैंड साइड है तो इस तरीके से बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ओके, क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, आगे देखोगे व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनका पता ही नहीं चल पा रहा था। जैसे कि हमें पता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उसको सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट दे देना चाहिए, उसको चिप्स बेस के साथ भी टेस्ट दे देना चाहिए, कि हमें ये चीजें हो जानी, क्योंकि ये अल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज है। ये पिछले चैप्टर्स में हमने देखा है। हमें पता होना चाहिए कि कुछ चीजें अल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज है, ये है तो होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था। प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं हो रहा था, वाई? ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव चिप्स टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट विद एन HCSO3। तो वो वही कह रहे कि भाई अल्डिहाइड ग्रुप है तब भी नहीं हो रहा। द पेंटास्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। Glucose is found to exist in two different crystalline forms which are named as alpha and beta। ये वाली बात को छोड़ दो, क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? अब वो ये कह रहा है, वो कह रहा है जो पेंटा एसीटेट वाला है ना, जो पेंटा एसीटेट जहाँ पे 5 एसीटेट लग रहे थे, वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ टेस्ट नहीं दे रहा। वो कह रहा है जैसे CHO ग्रुप है ही नहीं वहां पे, जबकि हमें पता है कि वो देना चाहिए क्योंकि CHO ग्रुप है वहां पे। अब ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, इसमें लिखाया हुआ है, यहाँ पर मैंने मतलब लिखा हुआ है इसके लिए, बट मैं आपको और अच्छा तरीका बताता हूँ। तो ये दोनों बातों से पता चला कि यार देखो, हो सकता है ये जो स्ट्रक्चर हम बार बार बना रहे हैं, ये जो आपने CHO वाला स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रेट चेन वाला, इधर OH इधर H इधर OH इधर H इधर OH इधर H, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर बनाया है CH2OH वाला, इसमें कुछ तो कमी है। और इसमें क्या कमी है, उन्होंने ये बोला कि देखो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर बताए क्या होता है। ऐसा होता है जो C1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन से अटैच जो OH होता है ना, वो इस पे अटैक कर देता है, डबल बॉन्ड OH। ओ माय गॉड, इस पे अटैक कर देता है। ऐसा कैसे होता है, देखना, यहाँ पर तो लोन पेयर है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें तो कोई बात नहीं। बात है कि सर वाई फ्रॉम द फिफ्थ ओनली, बिकॉज अगर आप फिफ्थ से करके देखोगे तो काउंट करना मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, 6 मेंबर्ड स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। 6 मेंबर्ड रिंग काफी स्टेबल होती है, इसीलिए पांचवे से अटैक हो रहा है। और हम इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं इसका हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है, जब ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड खुलेगा और इस पे OH लगेगा, और ये वाला पूरा पोर्शन ओ आर दिखा आपको, OR दिखा, पूरा का पूरा पोर्शन OR हो गया, और ये वाला पोर्शन OH हो गया। ये इसका हेमी एसिटल या साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज का। और अगर आप ये देखोगे जो 1 वाला है, 1 में देर इज गुड चांस, कैसे ऊपर OH लगाओ
नीचे H लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पर 3 स्टेप अप पे आ जाते, देखना HOH, 3 स्टेप अप, 3 स्टेप अप OHH। ठीक है, HOH, एंड फिफ्थ वाले पे क्या होगा, CH2OH एंड H। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक बार आप देख लो। इसमें एक और चीज है, पहले यहां तक समझ लो तब हम आगे बात भी करें। इसको हार्वर्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं। इससे पहले वाला फिशर प्रोजेक्शन था, इसको हार्वर्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आई कि कैसे हो रहा है? वाई ओनली फ्रॉम फिफ्थ कार्बन, बिकॉज तभी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और 6 मेंबर्ड रिंग ही क्यों बनाना है? बिकॉज वो काफी स्टेबल होता है। क्या ये बात समझ में आया? तो फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे दोनों पे OH ऊपर है। हाँ, कहाँ? हाँ, इस वाले में, साइक्लिक हाँ जी वाले जी जी। यहाँ पर तो इसका तो अलग फंडा है बच्चे। यहाँ पर तो दोनों हो सकता है, इसको इसका तो अलग है, हम बस यही पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। इस कार्बन का नाम ही अलग होता है। चलो, आपने बोल दिया तो हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर H और OH ऐसे भी हो सकता है, HOH एंड OHH। ठीक है, ये वाला जो मैं रेड से कार्बन मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं C1 कार्बन। और इस C1 कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन, क्यों एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं? देखना बच्चों, आप लोग, हो कह रहा है कि अगर ये लोन पेयर इस पे अटैक किया, तो देर इज गुड चांस ये OH ऊपर और ये H नीचे ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये H ऊपर और OH नीचे, ये भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपका यहाँ पर OH ऊपर H नीचे भी बनाया जा सकता है, और H ऊपर और OH नीचे भी बनाया जा सकता है, ऐसे कि या ये ऊपर ये नीचे, या ये ऊपर ये नीचे। तो ये दोनों पॉसिबल है। और मजेदार बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो चेन है ये आपके पास बंधती है खुलती है, बनती है खुलती है, बार बार ओपन चेन रिंग चेन, ओपन चेन रिंग चेन, ऐसे जाता रहता है ये। इसीलिए जो ये वाला एनोमरिक कार्बन है ना, जो C1 है, इसमें OH कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता है। इस वाले को याद करने का तरीका क्या होता है? अगर आप यहां पर देखो, तो मैं बोलता हूं बर्ड्स आर हाई इन दी स्काई, बर्ड्स आर हाई इन द स्काई। तो इसको बोलते हैं बीटा एनोमर। याद हुआ? बीटा एनोमर्स आर फ्रॉम बर्ड्स आर हाई इन द स्काई। बर्ड्स ऊपर होती हैं, बीटा ऊपर होता है, OH ऊपर होता है। नीचे फिशेस आर डाउन इन द ओशन, फिशेस आर डाउन इन द ओशन। ठीक है, अगर फिशेस आर डाउन इन द ओशन तो अल्फा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा। वाई अल्फा? बिकॉज अल्फा लुक्स लाइक अ फिश। वाई बीटा? बिकॉज बी से बर्ड है ना, बी से बॉय, बी से बॉल, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या ये समझ में आया? एनोमेरिक कार्बन समझ में आया? यस सर। ये अल्फा और बीटा एनोमर समझ में आया? अल्फा और बीटा एनोमर ग्लूकोज के, उसमें कुछ नहीं, C1 कार्बन पे OH की पोजीशन के हिसाब से है, एंड दे गेट ऑन इंटर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या ये बात समझ में आई? यस, टेक योर टाइम, टेल मी। यस सर। इशिका, आपको यस सर। पूरा क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, पक्का? नम्रता, आपको बच्चे? यस सर। बहुत अच्छी बात है यार, तो मजा ही आ गया मेरे को। आ जाओ इधर देखना। तो यहाँ पर यही चीज है, आप एक बार इसको रीड करके देखो, ये वाला पोर्शन को। ठीक है, आप लोग रीड करना इसमें, तब तक पानी पी लेता हूँ। जल्दी से देखो, फिर हम आगे चलते हैं। हेमी एसिटल क्या होता था? OHOR नहीं होता था? जब C पे OH और एक OR होता था, उसको हेमी एसिटल बोलते थे। C पे दोनों OR होते थे तो एसिटल नहीं बोलते थे। सर OR ग्रुप दिखा दो, उसमें कहाँ बन रहा है? OR ग्रुप इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखेगा तुम्हें। ये OH दिखा, ये OR दिखा। बाकी बची रिंग पूरी। हाँ, वो पूरी रिंग R है ना, वो कार्बन है कि नहीं है? OR। यस सर।
राजा जी इसको रीड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फ्रॉम विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अगर आप याद रखना चाहो, विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, वाइल बीटा फॉर्म, अरे कम है मतलब इसका, ठीक है, is obtained by crystallization from hot and concentrated aqueous solution. This behavior could not be explained by the open chain structure for glucose. It is proposed that one OH may add to this and form a hemiacetal structure. Clear? It was found that the six-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation. This explains the absence of CHO. अब हमें दिख रहा है CHO का absence. ठीक है, and also existence of glucose in two forms as given below. These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. देखा, equilibrium with open chain structure is कि वो बनता रहता है खुलता रहता है। ठीक है, the two cyclic hemistructural form of glucose differ only in the configuration of hydroxyl group at C1। देखा, ये वाली बात समझ में आ रही है हाँ या ना? सिर्फ वो हेमी एसिटल ग्रुप C1 कार्बन पे OH की पोजीशन से डिफर करते हैं, called as anomeric carbon. The aldehyde कार्बन बिफोर एसिटाइलाइजेशन, लाइक वो फर्स्ट कार्बन CHO कार्बन में C1 कार्बन की बात करें। सच आइसोमर्स अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर नोन एज एनोमर्स। द सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज पायरानोज स्ट्रक्चर बिकॉज इट रिजेंबल्स पायरान। ठीक है, बीटा इज एनालॉजी विद पायरान। पायरान इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वन ऑक्सीजन कंपाउंड 5 कार्बन इन द रिंग। The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Howard structure as given below। क्या ये बात समझ में आया? यही जो मैंने आपके लिए बनाया था, देखो 3 स्टेप आप देखा, देखिए ये तुम्हारे पास है। अब इसमें देखना, अल्फा इज फॉर दिस OH, डी इज फॉर दिस, लाइक जो लास्ट में आपके पास CH2OH नहीं था उसके लिए था कि आपका OH इधर है, H इधर है, CH2OH इधर है, तो डी तुम्हारा इसके लिए है। अल्फा डी पॉजिटिव तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए है, और ग्लाइकोपाइरेनोज इसका नाम है। ठीक है, क्या ये बात, ग्लूकोपाइरेनोज देखा? क्या कोई डाउट है इसमें अल्फा बीटा एनोमर में? यस और नो? नो सर। आ गया ना समझ में? चलो जी, अब हम आ जाते हैं कीटोन कह रहा हूँ यार, फ्रक्टोज। रात तक जाते जाते मैं कुछ भी बोलने लग जाता ना। चलो जी, आज हम फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फ्रक्टोज तो कुछ भी होने लग जाता है रात में। चलो, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो जो हमें पता चला वो कुछ इस तरह, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस तरीके से चलता है वो OH। अब इसमें भी देखो थर्ड कार्बन पे इधर है OHH, OHH एंड OHH एंड CH2OH, ये रहा। इस बार आपके पास क्या होगा, इस बार जो ये इधर से इधर अटैक कर रहा है, इस बार सेकंड कार्बन पे अटैक हो रहा है, और इस बार भी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये लोगे तो 5 मेंबर्ड रिंग बनती है इस तरीके से। और इसको बताए फ्यूरानोज बोलते हैं, फ्यूरानोज, फ्यूरान से रिलेटेड है, वो पायरान से रिलेटेड था, ये फ्यूरान से रिलेटेड है। आ जाओ इसमें देखना, फिफ्थ सेकंड कार्बन पे देखना, जैसे ही सेकंड कार्बन पे अटैक हो, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज 2 3 4 5। तो अगर आप 5 वाले कार्बन पे देखो, देर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज यू हैव CH2OH एंड H। देखा यहाँ पर फिफ्थ वाले पार्ट पे देखो, CH2OH एंड H, इसने तो अटैक कर दिया। C1 वाले कार्बन पे देखो, वापस से C1 वाले कार्बन पे अल्फा बीटा वाली बात आएगी, OHH। थर्ड वाले में देखो, OH3 स्टेप अप, OH ऊपर है, नीचे OHH, ये रहे, इसको हम बोलेंगे बीटा वाला एनोमर। इसी में अगर आपने सेम चीज ऐसे बना लिया, वापस इस बार OH नीचे H ऊपर, ध्यान से थर्ड वाला OH हमेशा ऊपर ही रहता है, फिर से HOH, एंड ये क्या हो गया, CH2OH एंड H। दिस इज बीटा एंड अल्फा फॉर्म्स। आया समझ में? क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? क्या ट्रिक से याद रहेगा? मैं OH हमेशा नीचे बनाता हूँ, ठीक है, सिर्फ थर्ड वाला OH ऊपर बना रहा हूँ, 3 स्टेप अप। थर्ड वाले OH में दिक्कत है हर जगह।
ये फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर है। आज इसमें देखते हैं, पहले थोड़ा सा रीड करते हैं। फ्रक्टोज इज एन important ketohexose. It is obtained along with glucose on hydrolysis of disaccharide sucrose. It is natural monosaccharide found in fruits, honey, and vegetables. It is pure form. It is used as sweetener. It is also an important ketohexose. Fructose is a molecular formula, ये दिया, और fructose का structure. It is found to contain ketonic group at carbon 2 and 6 carbon straight chain as glucose. It belongs to D series. D series क्यों है यहाँ पर लिया है? And is a levorotatory compound. Glucose was dextrorotatory, right पे करता था, ये left में करता है. It is appropriately written as D fructose. It is open chain structure is as shown. It is also exist in two cyclic forms. यहाँ पर दिया on addition of CH, thus ring forms is 5-membered is known as furanose with allergy with furan. Furan is a 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon. देखा? ये वाला चीज, ये वाला चीज। Check for yourself. I'm ending it for today यहीं पे। डायसैक्राइड बचे, थोड़ा सा वो वाला भी हो जाएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मुश्किल से 10 मिनट्स का ये काम रह गया है। 10 to 20 मिनट्स भी हो सकता है। थोड़ा सा आगे का विटामिन डिस्कस करेंगे। आज होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, आपको समय मिले। डाइसैक्राइड यहाँ से आपका आपका जोन शुरू होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा। आपका होमवर्क है यहाँ तक रिवाइज करने का, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर तक, बिकॉज ये प्रॉपर केमिस्ट्री है कि ये कैसे हो रहा है, हेमी एसिलल कैसे है। आपको डाउट आएंगे, मैं वो डाउट बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो काम है आपका, जैसे ग्लाइकोजन क्या होता है, आई थिंक आपने ग्लाइकोजन पढ़ रखा होगा। ग्लाइकोजन पढ़ा है। यहाँ से जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद से तो आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लाइसिन, वैलेनिन, इन सब के बारे में, ठीक है। फिर आपका एंजाइम्स का एक्शन है, ज्यूटरायन हो गया, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गए, कॉइलिंग ऑफ प्रोटीन, अनकॉइलिंग ऑफ प्रोटीन, ये सब कुछ तो आपको प्रॉपर वो सारी चीजें हो गई। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, ठीक है। आप लोग वो सारा कुछ पढ़ चुके हो। दो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करूंगा जो जरूरत पड़ेगी उसका, ठीक है। थोड़ा सा हमारा और रह गया, ओके।